हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी बीएसटी पेपर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बीएसटी का, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्जाम के लिए हो सकता है, इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कुछ इस तरह से समझेंगे जिससे हमारा टोटल वीबीआई क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है ये कंप्लीट हो जाए। दूसरा, ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए। प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जो बुक में कंटेंट दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे साथ साथ हम लोग सीखते और समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जो हम लोग को सबसे पहला वर्ड देखने के लिए मिलता है यह है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रबंध। ठीक है, प्रबंध क्या है, इस चीज को सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, प्रबंध या मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रबंध या किसी चीज को मैनेज करने का जरूरत कब पड़ता है ये चीज समझना। ठीक है, जब हम लोग का कुछ खास ऑब्जेक्ट हो, कुछ खास टारगेट हो, तो वहां पे मैनेजमेंट या प्रबंध करने का जरूरत होता है। जैसे मान के चल रहे हैं कि हमारे गांव में, ठीक है, एक पार्टी होने वाला है या एक शादी का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या होता है कि जो शादी का फंक्शन है या पार्टी है, यहाँ पे जो कोई व्यक्ति आए वो अच्छे से आए, पार्टी को एंजॉय करे, खाए पिए और जाए। ठीक है, मतलब हमारा पार्टी जो है ये अच्छे से हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मैनेजमेंट करने का जरूरत पड़ता है। मतलब जब हमारा कुछ स्पेसिफिक टारगेट हो, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे हम लोग को मैनेज करने का या प्रबंध करने का जरूरत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या जो संस्था होता है, संस्था का मतलब क्या हो गया, कुछ व्यक्ति का एक समूह जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, कुछ व्यक्ति का एक समूह, संस्था होता है क्या, कुछ व्यक्ति का एक समूह होता है जिसको स्टार्ट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसी यही यही हमारा क्या हो गया, संस्था होता है। अब कोई संस्था जो होता है, ये अपने उद्देश्य, जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसको जिस तरह से ये प्राप्त करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, आगे इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, मोटा मोटी समझते जाना। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा कोई संस्था अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता है या उद्देश्य को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। लेट सपोज हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे गांव में या हमारे शहर में एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, प्लांट लगा रहा है चीनी मिल का। ठीक है, शुगर फैक्ट्री लगा रहा है। ठीक है, अब समझना, ये जो शुगर फैक्ट्री लगाया है या जो प्लांट ये लगा, इसका पर्पस क्या होगा। ये प्लांट इस पर्पस से स्टार्ट किया गया होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन करेंगे, अच्छे क्वालिटी का शुगर प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इस फैक्ट्री का, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए ये संस्था जो कुछ कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रबंध करना। ठीक है, मतलब कोई संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया के थ्रू अपना उद्देश्य प्राप्त करती है, ठीक है, जिस प्रक्रिया के थ्रू गुजरती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रबंध या मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट का जो जरूरत है ना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट मेकिंग हो, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई हॉस्पिटल हो, कोई मंदिर हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, ठीक है, कोई प्लांट हो या कोई बिजनेस हो। ठीक है, हर एक जगह पे मैनेजमेंट का नीड है। मैनेजमेंट का नीड क्यों है, क्योंकि हर एक संस्था जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया गया, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का जो है आवश्यकता होता है, मैनेजमेंट करने का आवश्यकता होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है हर एक संस्था के लिए आवश्यक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, होपफुली थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में तुम लोग को अब समझ आ रहा होगा।
अब देखो हम लोग इसके कंसेप्ट को अगर समझें, कंसेप्ट मतलब इसका मीनिंग क्या है, प्रबंध का मीनिंग क्या है या मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। तो जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब जो रूढ़वादी दृष्टिकोण है, जो हमारा परंपरागत प्राचीन समय से जो व्यू, प्राचीन समय से जो व्यू लोगों का रहा है, ठीक है, जिस तरह से देखा गया प्रबंध को, वो चीज हो गया। दूसरा, मॉडर्न टाइम में प्रबंध को किस तरह से देखा जा रहा है, मतलब आधुनिक समय में प्रबंध को क्या माना जाता है, किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को है दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा जो परंपरागत या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण से अगर देखें, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अगर देखें, तो प्रारंभिक समय में क्या होता था, मैनेजमेंट का मतलब होता था दूसरों से काम करवाने की कला। मतलब अगर किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला है, तो उसी को प्रबंध बोला जाता था, उसी को मैनेज करना बोला जाता था, ठीक है। जैसे हम लोग ये चीज आज के डेट में भी देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सुपरवाइजर जो होता है, किसी फैक्ट्री में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ना, एक सुपरवाइजर होता है, या किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, किसी किसी भी टाइप के संस्था में तुम चले जाओ, ठीक है, कोई फुटबॉल का गार्डन स्टेडियम में चले जाओ, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, एक सुपरवाइजर होता है जो दूसरों को गाइड करता है। उसका काम ही होता है दूसरे व्यक्ति से काम करवाना, ठीक है। जो उसको टारगेट दिया गया है वो दूसरों से करवा लेना, ठीक है। तो इसी को बोलते थे दूसरों से काम करवाने की कला। अगर हम लोग ट्रेडिशनली देखें, तो जो वो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने का उसमें गुण होता था, स्किल होता था या कला होता था, उसी को प्रबंध बोला जाता था, ठीक है। और जो दूसरे व्यक्ति से काम करवाता था, उसको प्रबंधक माना जाता था या बोला जाता था। इसका अर्थ है कि एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब जो उसके अंडर काम कर रहा है, अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करवाता है ताकि संगठन के उद्देश्य पूरे हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली क्या माना जाता था, प्रबंध का मतलब है दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, इसे ऑथोरिटी और ओबीडेंस या आज्ञा पालन पर आधारित माना जाता था, ठीक है। एक जो व्यक्ति होता है वो के पास अधिकार होता था, और दूसरे व्यक्ति को जो उसके नीचे होता था उसकी आज्ञा आज्ञा या जो उसका डायरेक्शन रहता था उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिशनली मैनेजमेंट को देखा जाता था। अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ डिफिनेशन को देखें, तो जो मेरी पार्कर फॉलेट है, इनका कहना था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है, ठीक है। इस परिभाषा में अगर देखें, तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति से हम कब काम करवा सकते हैं, जब उसमें मानव सहयोग और टीम वर्क पर मतलब जब फोकस किया जाता है, टीम वर्क का जब क्वालिटी हो, ठीक। इस परिभाषा में मानव सहयोग और टीम वर्क पर बल दिया गया है, ठीक है। देखो दूसरे व्यक्ति से हम तब काम करवा पाएंगे जब वो कोऑपरेट हमको करे, ठीक है। मान लो किसी को कोई बात बोल रहे हैं करने के लिए, वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको टीम में काम करने का आदत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो वुमेन का क्या होता है ना, अपना सोचने का कैपेबिलिटी होता है। अगर हमारे अंदर कोई 5 व्यक्ति काम कर रहा है, तो हो सकता है एक व्यक्ति का ऐसा नेचर वो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मानव सहयोग जो है और टीम वर्क जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था इस चीज पे यहाँ पे फोर्स किया, इस चीज पे यहाँ पे बल दिया गया, ठीक है, इस परिभाषा में। दूसरा जो है, इसमें बोला गया है मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग things done through others and directing the efforts of individual towards a common objective। मैनेजमेंट कंसिस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट अपने आप में शामिल करता है प्रबंध में दूसरों के माध्यम से कार्य करवाना और व्यक्तियों के प्रयास को सामान्य उद्देश्य की ओर निर्देशित करना शामिल है, ठीक है। जब हम लोग प्रबंध का मतलब हो गया दूसरों से कार्य करवाने की कला, और जो व्यक्ति का प्रयास है, ठीक है, जो हर एक इंडिविजुअल है, मान लो किसी संस्था में 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 50 व्यक्ति को अलग अलग टास्क दिया गया है, ठीक है। अब सब अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सबसे जो काम करवाया जा रहा है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमारा संस्था का ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, वो पूरा हो पाए, समझना, ठीक है। कोई एक कंपनी है,
ठीक है। इस कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग होगा जो अकाउंट्स का काम देख रहा होगा, कुछ काम व्यक्ति होगा जो प्रोडक्शन कर रहा होगा, कुछ व्यक्ति होगा जो सेल का काम देख रहा होगा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति इसमें होंगे जो परचेज का कार्य देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, इसका एक ही पर्पस है, कंपनी हमारा अच्छे से चले, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, कंपनी का ग्रो हो, ठीक है। कंपनी जो है ज्यादा दिन तक हमारे मार्केट में या इकोनॉमी में सस्टेन करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक व्यक्ति का कार्य तो अलग अलग कर रहा है, बट उसका उद्देश्य क्या है, सबका जो गोल है ये सेम होता है, ठीक है। तो प्रबंध में दूसरों के माध्यम से कार्य करवाना और व्यक्तियों के प्रयास को एक सामान्य दिशा की ओर निर्देशित करना भी शामिल है, ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण से प्रबंध केवल दूसरों से कार्य करवाने की कला तक ही सीमित था, ठीक है। अगर ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो ट्रेडिशनली क्या माना जाता था कि अगर दूसरों से कार्य करवाने का जो कला है इसी को प्रबंध बोला जाता है। आज के दृष्टिकोण से, ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण से प्रबंध को इससे कहीं ज्यादा माना जाता है। प्रबंध को दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला से कहीं ज्यादा माना जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ आगे समझते हैं, ठीक है। आज के समय में मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आज का प्रेजेंट व्यू जो है, आज के ऑथर्स का जो व्यू है, ये मैनेजमेंट को किस तरह से देखते हैं या प्रबंध को क्या समझते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। आज के समय में प्रबंध को केवल कार्य करवाने की कला नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब केवल दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला नहीं है, बल्कि जो है प्रबंध जो है एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है हम लोग को, प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है इस चीज को समझना, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है जिस काम में एक से ज्यादा स्टेप हो, एक से ज्यादा टास्क हो। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं या स्कूल गए, वहां पे पूछते हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग को फॉर्म खरीदना होता है, ठीक है। फिर हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, बैंक में चालान कटवाते हैं, ठीक है। फिर इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एडमिशन का टास्क है ना, इसमें एक से ज्यादा स्टेप है या एक से ज्यादा फंक्शंस है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोसेस का मतलब हुआ कि जिस चीज में एक से ज्यादा टास्क हो, एक से ज्यादा काम हो। आज के डेट में प्रबंध को भी एक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। प्रोसेस के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि प्रबंध जो है कुछ कार्यों का एक इसमें श्रृंखला है, सीरीज है, ठीक है। ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे जो सीरीज होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है ये एक सीरीज है कुछ फंक्शंस का, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इसमें कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शन है ये इंक्लूड होता है, ठीक। इस प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित रूप से किया जाता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हो सके, ठीक है। जो हमारा प्रबंध प्रक्रिया, इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित रूप से किया जाता है, सिस्टमेटिक फॉर्म से किया जाता है, ताकि जो हमारा संगठन का जो लक्ष्य है ये प्राप्त हो। प्रबंध की आधुनिक अवधारणा प्रबंध को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों, ठीक है, इस चीज को समझना, ये जो है इसका सबसे सटीक डिफिनेशन है प्रबंध का, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से समझना। प्रबंध की आधुनिक अवधारणा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये प्रबंध को मानवीय मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, किसी संस्था में जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो इम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, प्रबंध को मानवीय तथा भौतिक संसाधन मतलब देखो किसी भी संस्था में जो साधन होता है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक मानवीय का मतलब हो गया जो वहाँ पे कर्मचारी है, जो मानव है, जो व्यक्ति है, इसको बोलते हैं मानवीय संसाधन। दूसरा होता है भौतिक संसाधन, मतलब जो निर्जीव है, ठीक है, जैसे पूंजी, मशीन, हमारा हो गया, प्लांट हो गया, हमारा सामग्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग बोलते हैं भौतिक संसाधन। प्रबंध को प्रबंध की आधुनिक अवधारणा प्रबंध को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के इस्तेमाल की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में मानती है जिसमें संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्य प्राप्त किए जा सके,
ठीक है, समझना यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। जो प्रबंध का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रबंध जो है ना, ये मानवीय, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है, तथा जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, भौतिक संसाधन है, ठीक है, इसको यूज करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन को इस्तेमाल करने का या यूज करने का एक प्रोसेस है, जिसमें संसाधन को इस तरह से यूज किया जाता है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि संगठन का जो उद्देश्य है ये प्राप्त हो सके। ठीक है, समझ में आया प्रबंध का मतलब। प्रबंध का मतलब हो गया एक ऐसे प्रक्रिया से, एक ऐसे प्रोसेस से, जिसमें मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को इस तरह से यूज किया जाता है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, जिससे हमारा जो संस्था है, जो संगठन है, उसका उद्देश्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रबंध का जो है कॉन्सेप्ट है, प्रबंध का जो है मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में पूछा जाता है, प्रबंध क्या है, प्रबंध की आधुनिक अवधारणा क्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अभी समझे। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रबंध में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, संस्था के कार्यों को का निर्देशन और नियंत्रण शामिल है। ठीक है, ये पांचों फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, ये यहाँ पे लिखा गया। मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन होता है। पहला प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर का रूपरेखा तैयार करना, भविष्य में हमको क्या करना है, क्या हमारा उद्देश्य होगा। ठीक है, फ्यूचर में हमको कहाँ तक जाना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, यही सब चीज को हम लोग बोलते हैं प्लान। ठीक है, अब जब हमारा प्लान बन गया कि हम अगले साल में इस मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में या इस कैलेंडर में ये सब कुछ हमको करना है, तो उसी तरह से हम लोग को संसाधन को भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उसी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग, कार्य और संसाधनों का विभाजन और संयोजन करना। फिर होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, अब देखो हमारा प्लान बन गया, हम लोग ये सोच लिए कि हम लोग को ये इस चीज को यहाँ यहाँ पे लगाएंगे। अब हो सकता है यहाँ पे हम लोग को कुछ और कर्मचारी का जरूरत पड़े, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में कर्मचारियों की भर्ती, उसका चयन, प्रशिक्षण और पदस्थापन इत्यादि शामिल होता है। फिर जब प्लान बन गया, चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिए, जहाँ पे स्टाफ का जरूरत था वो रिक्रूट कर दिए, तो फिर क्या किया जाता है, उन लोग को डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम ये सब काम करो। अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो प्लान बना है वो सब चीज को अचीव करना, वो सब चीज को पाना है। ठीक है, तो निर्देशन का मतलब होता है, डायरेक्शन का मतलब नेतृत्व करना, प्रेरणा देना, ठीक है, और संचार स्थापित करना। फिर अल्टीमेटली आता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है कंट्रोल करना, कि जो हमारा टारगेट है उस तरह उस चीज को अचीव करने के लिए मेरा सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लो हमारा जो है अभी 2025 में, ठीक है, चलो 2026 में हम मान लेते हैं 1000 किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने का हम लोग टारगेट सेट किए। ठीक है, जून महीना अभी हमारा खत्म हो चुका है, मतलब जनवरी से जून तक खत्म हो गया। अभी कितना महीना हो गया, 6 महीना। 6 महीना में अगर प्रोपोर्शनली हम लोग देखें तो 500 प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं एक्चुअल में अगर 450 या 400 ही प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, उस तरह से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उस तरह से हमारा जो मानक हम लोग सेट किए, जो स्टैंडर्ड सेट किए, उस तरह से सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, कार्य के परिणामों की तुलना मानकों से करना, मतलब जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा जो टारगेट सेट था, जो स्टैंडर्ड सेट था, उसी के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कुछ उसमें डिविएशन है, कुछ उसमें गलती पाया जा रहा है, तो उसको सुधारात्मक, उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाना, मतलब उसको सुधारने के ऊपर बात करना। ठीक है, तो ये हमारा प्रबंध का जो था फंक्शन था। अब मुख्य बातें यहाँ पे क्या क्या, कुछ कुछ चीज। प्रबंध जो है ये उद्देश्य पूर्ण है। ठीक है, मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। प्रबंध का मकसद जो होता है हमेशा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ये चीज अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे यदि स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, तो प्रबंध उसी दिशा में सभी गतिविधियों को करवाए। ठीक है, मान लो कोई एक स्कूल हम लोग खोलें, ठीक है, एक स्कूल है,
ठीक है। स्कूल का मेनली ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है इसका सर्वांगीण विकास हो, मतलब इसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये खेलना भी सीखे, बोलना भी सीखे, सोचना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे, मतलब ये हर चीज में इसका हर तरह से इसका ग्रोथ हो, हर तरह से इसका विकास हो। तो अब जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो क्या कोशिश करेगा कि जो इसका सब मतलब जो हमारा टारगेट है सर्वांगीण विकास, तो वो क्या करेगा अपना प्लान उसी तरह से डिजाइन करेगा कि कुछ टाइम इसको खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लगाते हैं, कुछ टीचर्स को खेलने का जो काम है उस चीज के लिए लगाया जाए, कुछ टीचर्स को पढ़ाने के लिए लगाया जाए, ठीक है, कुछ टीचर्स को मतलब ये जो है क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रूमिंग के लिए लगाया जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज है, तो मतलब मैनेजमेंट जो है क्या करता है उसी दिशा में सभी गतिविधियों को करवाएगा। फिर दूसरा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, संसाधन जो हमारा होता है इसका प्रभावी रूप से उपयोग करने का बात करते हैं। इसमें मानव पूंजी, मशीन, सामग्री, सभी संसाधनों का सही उपयोग शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीज है। प्रक्रिया के रूप में प्रबंध क्या है, ये 5 कार्य है, इसको प्रक्रिया क्यों बोलते हैं ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ जो है फंक्शंस का सीरीज है, कुछ कार्य का श्रृंखला है, कुछ कार्य जो है इसमें सम्मिलित है, इसलिए इसको एक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। इन सबों को मिलाकर हम कहते हैं कि प्रबंध जो है एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये सब आगे भी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कुशलता और प्रभावकारिता जो होता है ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला चीज है इफेक्टिवनेस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रभावकारिता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो हमारा काम है, जो हमारा टारगेट है उस चीज को प्राप्त कर लेना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो एक कोई कंपनी है ये टारगेट सेट कर रही है कि 2026 में इसको 1000, अगर मान लेते हैं चेयर बनाने वाली कंपनी है कि 1000 चेयर प्रोड्यूस कर देना, प्रोडक्शन कर देना, और अगर वो 1000 चेयर प्रोड्यूस कर दे रहे, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो संस्था है इफेक्टिव अपना जो है प्रभावकारिता जो है मतलब प्रभावी रूप से अपना कार्य कर दे रही, इफेक्टिवनेस इसी को बोलते हैं, जो टारगेट था वो अचीव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 2000 कुर्सियों बनाने का कल लक्ष्य है और अगर यह पूरा हो जाता है तो यह प्रभावकारिता है, ठीक है, यही इफेक्टिवनेस है। दूसरा होता है इफिशियंसी या कुशलता। कुशलता का मतलब होता है कम से कम संसाधन, समय, लागत, ठीक है, में अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ठीक। जैसे मान लो दो व्यक्ति था, दोनों को 1000 चेयर प्रोड्यूस करने का टारगेट दिया गया था। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, और दोनों को टारगेट दिया था 10,000 रुपए खर्च करने का, ठीक है। इसको भी 10,000 रुपए में 1000 शेयर प्रोड्यूस कर देना था, ए को भी और बी को भी, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 1000 शेयर को प्रोड्यूस करने में 10,000 रुपए लगा दे रहा है। बी जो है ये 1000 शेयर भी प्रोड्यूस कर दे रहा है और इसको प्रोड्यूस करने में ये केवल 9200 रुपए लगा रहा है, 9200, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा इफेक्टिवनेस तो दोनों में है, जो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो कुशलता है ये बी में है, इफिशियंसी जो है बी में, क्योंकि ये क्या कर रहा है कम से कम संसाधन यूज करके जो इसको टारगेट दिया गया था 1000 चेयर प्रोड्यूस करने का, ये उस काम को कर दे रहा है। तो ये हमारा इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया जो टारगेट था उसको अचीव कर लेना, और इफिशियंसी का मतलब हो गया टारगेट को अचीव करना बट मिनिमम हमारा जो है यूटिलाइजेशन या बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इस चीज के, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का मतलब हो गया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग एक डिफिनेशन ले, प्रबंध वह प्रक्रिया जिसमें संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का प्रभावी उपयोग, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था डिफिनेशन। दोनों अगर मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के डिफरेंस को समझें तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में प्रबंध का मतलब हो गया दूसरों से कार्य करवाने की कला, यहाँ पे हो गया उद्देश्य को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया के रूप में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। ये आदेश और आज्ञा पालन पर फोकस करता है, ये जो है कुछ फंक्शंस पे फोकस करता है।
यहाँ पे प्रबंधक जो होता है मैनेजर, इसका मेन रोल होता है कार्य करवाना। यहाँ पे जो मैनेजर होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये मानता है कि जो प्रबंधक होता है या मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर जो होता है, इसका मेन काम होता है कार्य को व्यवस्थित करना और सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, व्यापक जो है इसका दृष्टिकोण। अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि इसका क्या फीचर्स है, क्या गुण है। ठीक है, प्रबंध का क्या क्या गुण है, क्या चीज हम लोग को प्रबंध में देखने के लिए मिलता है। तो प्रबंध जो है गोल ओरिएंटेड होता है, ये चीज अभी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, प्रबंध जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने का मतलब हर जगह प्रबंध जो है, प्रबंध का चीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है, प्रबंध का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, प्रबंध का यूज देखने के लिए मिलता है। वह संस्था कोई भी हो, वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनाया गया हो या गैर लाभकारी संस्था हो, जिसको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कोई मंदिर हो, कोई ट्रस्ट हो, ठीक है, कोई हमारा स्टेडियम हो। ठीक है, हर एक जगह पे मैनेजमेंट का जरूरत होता है, इसलिए इसको सर्वव्यापी बोला जाता है। आगे है प्रबंध जो है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब हो गया जिसका कई पहलू है, कई पक्ष। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुआयामी। ठीक है, तो बहुआयामी का मतलब होता है, ठीक है, जिसका अलग अलग पहलू, अलग अलग पक्ष हो। जैसे प्रबंध जो होता है ना, ये केवल प्रबंध केवल एक काम नहीं करता है, ठीक है, बल्कि यह अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, जैसे काम को मैनेज करने का काम करता है प्रबंध जो है, वर्क को मैनेज करने का काम करता है, ऑपरेशन को मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेशन मतलब कैसे हमारा संस्था चलेगा, इस चीज को मैनेज करने का भी काम करता है, लोगों को भी मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग प्रबंध को क्या बोलते हैं, बहुआयामी। मतलब ये अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है, हर एक चीज में ये काम करता है। ठीक है, इसलिए हम प्रबंध को बहुआयामी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो मैनेजमेंट होता है, ये वर्क को भी मैनेज करता है, ऑपरेशन को भी मैनेज करता है और पीपल को भी मैनेज करता है। वर्क को मैनेज करने का मतलब हो गया कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया हमारा संस्था कैसे अच्छा से चले, इसको इससे रिलेटेड मैनेजमेंट करना। पीपल को मैनेज करने का मतलब हो गया कहाँ कितना व्यक्ति का जरूरत है, ठीक है, कब जरूरत है, ठीक है, किसको कहाँ लगाना चाहिए, ये सब चीज जो हमारा होता है, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, लोगों का प्रबंध होता है। ठीक है, अब जो है प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेटिव फोर्स। ठीक है, यह सभी कार्यों को जोड़ने का काम करता है प्रबंध। देखो प्रबंध का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग आगे पीछे समझ रहे थे ना इस सब पे। ठीक है, कि प्रबंध में क्या होता है, जो प्रबंध का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना। जो हमारा संस्था है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, जो इसका अंतिम उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए संस्था को बनाया गया है, ठीक है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए सहयोग करना। ठीक है, तो प्रबंध क्या करता है, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, हर एक व्यक्ति जो अलग अलग काम कर रहा है, उसको ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, एक समन्वयकारी शक्ति, कोऑर्डिनेटिव फोर्स। मैनेजमेंट जो हमेशा चलने वाला कार्य, सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन करने का मतलब हो गया ये अपने आप को बदलते रहता है जरूरत के हिसाब से। मान लो अभी हम लोग जैसे अभी बोल रहे थे ना, कि समझना इसको एग्जाम्पल से, कोई मास्क बनाने वाली कंपनी थी। ठीक है, उसका हमेशा टारगेट होता था 50,000 मास्क बनाना। अचानक से कोविड आ गया, अब तो उसको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास्क का सेल बढ़ गया। ठीक, हो सकता है 2 लाख या 5 लाख प्रोडक्शन करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन। मतलब वो जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेता है, ठीक है, खुद को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं बदलते परिवेश के अनुसार बदलता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको केवल फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एक समूह का कार्य है। प्रबंध परिणाम को प्राप्त करता है। ठीक है, प्रबंध जो है एक बहु विषयक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो था प्रबंध का कैरेक्टरिस्टिक्स था, या हम लोग जिसको बोल सकते हैं प्रबंध का विशेषता था या लक्षण था। ठीक है,
अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा प्रबंध होता है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उद्देश्य का मतलब हो गया वो सारा लक्ष्य, उन लक्ष्यों को कहते हैं जिनकी ओर संगठन की क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। प्रबंध के दृष्टिकोण से उद्देश्य को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा टारगेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसको ये बोलते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देने के, तीन कैटेगरी में इसको ये क्लासिफाई करता है। पहला हमारा होता है कुछ जो उद्देश्य होता है ये संगठनात्मक उद्देश्य होता है, कुछ सामाजिक उद्देश्य होता है और कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब हो गया वो सारा लक्ष्य जिसकी ओर संगठन की क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, जिस चीज के लिए संगठन का कार्य को किया जाता है। ठीक है, तो पहला संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब या ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला होता है ग्रोथ, जैसे प्रॉफिट कमाना। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य में पहला हो गया संगठन का उद्देश्य। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है कि हम अच्छा से प्रॉफिट कमाएं, हमारा ग्रोथ सही से हो, हमारा सर्वाइवल हमेशा रहे। ठीक है, अस्तित्व हमारा बनाए रखना है। ठीक है, तो ये सब जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब जो संगठन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, अपने बारे में सोचना। दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य, मतलब जो एक मैनेजमेंट होता है ये समाज के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्ट इसका क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है ये सोच समाज के बारे में ये सोचता है कि समाज को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध हो। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा हो। ठीक है, मतलब हम अगर कोई फैक्ट्री भी लगाए हैं तो इस तरह से काम करें कि हमारा पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। हम प्रोडक्शन इस तरह से करें कि जो हमारा सोसाइटी है, जो समाज है, उसको अच्छे क्वालिटी का गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाए। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, अगर समाज में का जो जरूरत है उसके लिए कुछ हम कर सकते हैं तो वो भी कार्य करना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना जिसको बोलते हैं CSR, कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो हमारा कंपनी जो है संस्था समाज के लिए कर रही है, जैसे कहीं पे रोड बनवा दी, कहीं स्कूल खोल दी। ठीक है, कहीं हॉस्पिटल बनवा दी, कहीं एम्बुलेंस दे दी। ठीक है, ये सब तो किसी भी कंपनी का अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नहीं कर रहा है, ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है, समाज के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है मैनेजमेंट का, तो ये बोलता है कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा हो, कंपनी जो कर्मचारी उसको अच्छा वेतन मिले, अच्छा से उसको प्रमोशन मिले, प्रशिक्षण उस ट्रेनिंग अच्छा हो और वो संतुष्ट रहे। ठीक है, तो ये सब चीज जो हमारा था, ये हमारा उद्देश्य था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ये सब चीज के लिए काम करता है, ये सब चीज को अचीव करने के ऊपर फोर्स करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखना है। अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का महत्व। देखो, प्रबंध का उद्देश्य और महत्व दोनों को कभी कभी क्या करता है ना, स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस में डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा क्या टारगेट है, क्या कुछ हम पाना चाह रहे हैं, भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रबंध के थ्रू, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में बोलता है, फ्यूचर में हम क्या करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, अच्छा ग्रोथ करना चाह रहा है। ठीक है, फ्यूचर में सर्वाइव करते रहे इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना ये जनरली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये भविष्य के बारे में सोचता है। और सिग्निफिकेंस मत का मतलब हो गया क्या जरूरत है, प्रबंध का जरूरत क्या है आज के डेट में। ठीक है, ये जनरली मॉडर्न टाइम, मतलब जो हमारा प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, क्यों मैनेजमेंट का जरूरत है, तो पहला बोलता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट का जरूरत है। ठीक है, दूसरा जो हमारा संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग हो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, इसके लिए हमारा जो है प्रबंध जरूरी है। जो हमारा सुव्यवस्थित संगठन रहे, संगठन जो एक सुव्यवस्थित ढंग से चले, एक अच्छे ढंग से चले, इसलिए प्रबंध का जरूरत है। जो हमारा प्रयास है, प्रयासों में एकता रहे, हर एक इंडिविजुअल जो अलग अलग काम कर रहा है उसमें एकता रहे, यूनिटी रहे। ठीक है, जो हमारा हर एक इंडिविजुअल अलग अलग इफर्ट्स कर रहा है, इफर्ट लगा रहा है, उसमें एक यूनिटी हो,
और वो यूनिटी किस चीज के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूरदर्शिता एवं दृष्टिकोण के व्यू से भी हमारा जो है मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। प्रबंध जो है भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को समझकर पहले से तैयारी कर लेता है, इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है। यह केवल आज पर नहीं बल्कि कल पर भी ध्यान देता है, ठीक है, कल क्या होने वाला है उस चीज पे भी ध्यान देता है। राष्ट्रीय विकास एवं समृद्धि के लिए भी प्रबंध जरूरी है। प्रबंध केवल संगठन के लिए ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी योगदान करता है। यह सभी जब सभी संगठन अच्छे से प्रबंधित होते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन करेगा, जब अच्छा प्रोडक्शन करेगा तो सब अच्छा रोजगार लोगों को मिलेगा, फिर उसका इनकम बढ़ेगा और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, हमारा देश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा, ठीक है। इसमें देश की आर्थिक और प्रगति और सामाजिक समृद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या है, प्रबंध से क्या होता है, हमारा देश का आर्थिक आर्थिक जो है प्रगति होता है और सामाजिक समृद्धि बनी रहती है, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण हमारा जो है प्रबंध जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन सब चीजों को समझें। अभी तक जो वीडियो देख चुका है उसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगे, सब्सक्राइब जरूर करना सो डैट अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन ये तुम लोग को आता रहे। दूसरा बात, एक और रिक्वेस्ट तुम लोग से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम फर्स्ट टाइम 12th का वीडियो बना रहे हैं तो मेरे चैनल में ज्यादा 12th का सब्सक्राइबर है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है, सो डैट हमारे वीडियो का देखो जब व्यू अच्छा जाता है ना, व्यूज अच्छा जाता है तो फिर वीडियो बनाने का मन करता है। अगर वीडियो नहीं चलता है ना तो लगता है ऐसा कि जिसके लिए वीडियो बना रहे हो उसके यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहे, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा हेल्प करना इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने का, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, फिर हम आगे जो है इसी तरह से तुम लोग का हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे चैनल का टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको तुम लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। यहाँ पे आ गया प्रबंध का स्वरूप, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और एक अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया क्या गुण है, ठीक है, प्रबंध का। प्रबंध का स्वरूप या नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंध क्या है, प्रबंध है क्या, ठीक है, ये चीज हो गया नेचर, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ये होता है, सॉरी, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये बताता है प्रबंध का क्या गुण होता है, दोनों में समझना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है, गुण के बारे में बात करता है, और नेचर जो है ये क्या है, इस चीज को बताता है, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि मैनेजमेंट क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि प्रबंध का क्या विशेषता है, क्या गुण है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कंफ्यूज मत करना। अब हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, मैनेजमेंट को साइंस के रूप में भी देखा जाता है, विज्ञान के रूप में भी। मैनेजमेंट को कला के रूप में भी देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है एक कला है। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है, तीनों रूप में, एक विज्ञान के रूप में भी, कला के रूप में भी, और एक प्रोफेशन या पेशा के रूप में भी, ठीक है। क्या होता है तीनों का मतलब ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विज्ञान के रूप में इसको क्यों देखा जाता है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है। इससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि साइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तब तो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी साइंस का गुण है कि अगर है तो इसको भी साइंस बोला जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी विषय का कर्मबद्ध ज्ञान समूह विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगर किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का अगर हमको कर्मबद्ध ज्ञान समूह जो होता है, जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, उसी को विज्ञान बोला जाता है। इसमें अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, सिद्धांत, सिद्धांत मतलब कुछ प्रिंसिपल, प्रयोग मतलब एप्लीकेशन, और नियम, ठीक है, नियम मतलब भी कुछ रूल्स जो है निहित होते हैं, जो दो या दो से अधिक घटनाओं के मध्य संबंध एवं परिणाम जो है संबंधी जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। विज्ञान क्या बोलता है, दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच का जो संबंध होता है और जो दोनों का पर रिजल्ट होता है उसका जो हम लोग को जानकारी देता है, ठीक है। इसको फिर से एक बार थोड़ा समझते हैं। जो साइंस होता है, विज्ञान जो होता है, इसका अपना कुछ
ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, कुछ एप्लीकेशन होता है और कुछ रूल्स होता है जिस पे ये पूरा जो है साइंस जो है बेस्ड होता है। और ये चीज क्या करता है, जो दो या दो से अधिक घटनाओं के मध्य संबंध और परिणाम संबंधी जानकारी देता है। साइंस क्या करता है, ये बताता है दो या दो से अधिक अगर कुछ घटना है तो उसके बीच का क्या रिलेशन है, क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, इसका जानकारी देता है। इसको इस तरह से समझना, ठीक है। ये क्या बताता है, साइंस क्या बोलता है कि ये चीज होने से ये चीज हो जाएगा। जैसे साइंस हम लोग को ये बताता है कि जब हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे, ठीक है, आइस को जब गर्म करते हैं बर्फ को, तो ये पानी बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, साइंस है, ठीक है। साइंस हम लोग को क्या बताता है, बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। ठीक उसी तरह से साइंस हम लोग को ये बताता है कि अगर कुछ ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें अगर माचिस मार देंगे तो आग लग जाएगा, उसको उसमें अगर मतलब उसको जला देंगे तो आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये साइंस क्या बता रहा है, विज्ञान हम लोग को क्या बता रहा है, दो घटनाओं के बीच के संबंध को, कि ये चीज करने से ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। यही चीज तो साइंस बता रहा है। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट में भी ये चीज होता है। मैनेजमेंट ये चीज हम लोग को बताता है कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो हमारा इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट भी हम लोग को क्या बताता है कि अगर ये योजना हम बना लेते हैं, इससे प्लान कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट में भी क्या हो रहा है, साइंस वाला फीचर्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। कोई भी विषय तब वैज्ञानिक कहलाता है जब वह निश्चित सार्वभौमिक सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित हो। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, कुछ रूल्स पे बेस्ड हो। प्रबंध को भी एक विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें भी ये सारा फीचर्स होता है, ठीक है। आगे समझते हैं क्यों। साइंस किसी चीज को तब माना जाता है जब उसमें सिस्टमेटिक नॉलेज हो, क्रमबद्ध ज्ञान समूह। इसका अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान समूह होना चाहिए जिसमें अवलोकन, सिद्धांत और नियम शामिल होना चाहिए। मतलब साइंस क्या है, कुछ चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेसिस पे एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होता है। मैनेजमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मैनेजमेंट में भी अपना सिस्टमेटिक कुछ नॉलेज डेवलप है, ठीक है। कुछ मतलब ऑब्जर्व करते करते क्या हुआ है, प्रबंध में भी ये सब चीज को डेवलप किया गया है, ठीक है। ये सब ज्ञान जो है डेवलप किया गया। जैसे प्रबंध में ये चीज देखा गया कि अगर हम अपने कर्मचारी को कुछ इंसेंटिव देते हैं तो अच्छे से काम करता है, ठीक है, ऐसा देखा गया, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हुआ, नॉलेज डेवलप हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट हमें ऐसा हुआ है कि अगर कुछ हम लेटेस्ट चीज मार्केट में लाते हैं तो ज्यादा सेल होता है, ठीक है। तो यही सब क्या हुआ, जो हमारा क्रमबद्ध ज्ञान समूह जो है ये विकास यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक अवलोकन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें अवलोकन तथा अध्ययन को वैज्ञानिक अवलोकन कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाता है। परिकल्पना मतलब एक्सपेरिमेंट जिसका किया जा सके, ठीक है। वेरीफाइबल प्रिंसिपल जो मतलब जो सिद्धांत है ये हमारा हर जगह पे प्रूफ हो जाए, ठीक है। जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, ठीक है। अगर ऐसा फीचर्स किसी में है तो उसको साइंस बोला जाता है। अगर हम लोग मैनेजमेंट में देखें तो इसमें सिस्टमेटिक नॉलेज है, इसका अपना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीज ऑब्जर्व करके मैनेजमेंट में डेवलप हुआ है। इसको कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट या यूज करके देखा जा सकता है। ये जो भी इसका सिद्धांत है मैनेजमेंट का, इसको कहीं पर भी सत्यापित किया जा सकता है। कहीं पर ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये जो भी इसमें मैनेजमेंट का अपना सिद्धांत है, इसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, साइंस भी बोला जाता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोला गया क्योंकि इसका अपना क्रमबद्ध ज्ञान है, अवलोकन, प्रयोग और सार्वभौमिक प्रयोग पर आधारित है, इसलिए प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कला क्यों बोला जाता है। कला का मतलब हो गया जहाँ पे कुछ अपना हमारा इंडिविजुअल स्किल या नॉलेज को यूज करके, ठीक है, हम कुछ अपना रिजल्ट अचीव कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है कला, ठीक है। चाहित परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कौशल एवं ज्ञान का प्रयोग करना कला कहलाता है, ठीक है। जो हमारा कुछ टारगेट है कि ये चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे समझना, हम लोग कोई मॉल गए या दुकान गए, ठीक है, वहां पे कपड़ा लेने के लिए जाते हैं। वो कपड़ा जो सेलर है, ठीक है, अगर उसमें जो वहां पे सेल्समैन है, उसमें कन्वेंस करने का क्वालिटी, दो सेल्समैन है, ठीक है। एक सेल्समैन उसी कपड़े को बेच देता है सेम कस्टमर को, दूसरा जो सेल्समैन है वो नहीं बेच पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो पहला इंडिविजुअल है ना, उसमें अपना कुछ स्किल है,
कुछ उसमें कौशल है, कुछ उसमें ज्ञान है, जिसको प्रयोग करके, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या था, उस कपड़े को बेच देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके अंदर ये स्किल्स है ना, ये जो नॉलेज है, इसी को हम लोग बोलते हैं कला या आर्ट, ठीक है। मतलब जो उसका चाहित परिणाम था, जो वो चाह रहा था, वांछित परिणाम जो उसका था, उसको प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्तिगत कौशल एवं ज्ञान का प्रयोग करना ही कला कहलाता है। जब वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का अभ्यासात्मक रूप होता है, ठीक है, यदि सिद्धांत सीखना कला है, तो कला का अभ्यास करना प्रबंध कहलाता है, ठीक है। कला में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ठीक है। किसी चीज को हम लोग कला कब बोलते हैं, जब उसमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना, ठीक है। जब किसी चीज में सैद्धांतिक ज्ञान है, जैसे कला के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का विद्यमान होना, ठीक है। जैसे चित्र बनाना, चित्र हर कोई नहीं बना सकता है, जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, तो तभी वो किसी चीज को ड्रॉ कर पाता है, तभी वो गाना गा पाता है, तभी वो डांस कर पाता है, ठीक है, तभी वो मूर्ति बना पाता है, ठीक है। इत्यादि के क्षेत्र में अनेक सैद्धांतिक ज्ञान मिलते हैं। प्रबंध में भी निश्चित सैद्धांतिक ज्ञान विद्यमान है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसलिए जो हम लोग प्रबंध को भी क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कला वाला फीचर्स है। फिर व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किसी कला के अंतर्गत सिद्धांतों को व्यवहार में उपयोग करना आवश्यक होता है। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होने से मतलब वो कला नहीं हो जाता, उसको प्रैक्टिकली यूज करने का भी स्किल होना चाहिए, ठीक है। किसी कला के अंतर्गत सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग आवश्यक है। केवल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति कलाकार नहीं बन जाता। प्रबंध में भी यह गुण होता है, ठीक है। इसमें ना कि केवल सैद्धांतिक नॉलेज बल्कि अनुभव भी आवश्यक होता है। मान लो को कहीं से एमबीए कर लेता है, एमबीए कर लिया, इसका मतलब क्या, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज आ गया, ठीक है, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिकली यूज करने का उसके पास नॉलेज नहीं है, तब तक उसको एक अच्छा आर्टिस्ट या एक अच्छा मैनेजर, ठीक है, नहीं माना जाएगा। हम लोग अकाउंट्स पढ़ लिए, कॉमर्स पढ़ लिए, ठीक है, 11 12 ग्रेजुएशन कर लिए, फिर भी अगर हम लोग अकाउंट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज इसका मतलब हम लोग के पास है, पर व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कला में क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान का भी होना आवश्यक है। कोई डॉक्टर है, अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कर लेता है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली काम नहीं करता है, पेशेंट का या रोगी का इलाज नहीं कर रहा है, तब तक उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो किसी भी चीज में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। प्रबंध में भी प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंध को एक कला बोलते हैं, ठीक है। फिर व्यक्तिगत दक्षता एवं कौशल का व्यक्तिगत प्रयोग, ठीक है। देखो, पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, कला के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने की व्यक्तिगत क्षमता का समावेश होता है, ठीक है। मतलब देखो, दो व्यक्ति एक ही प्रोफेशन में होके दोनों का जो आउटपुट है अलग अलग हो सकता है। दो व्यक्ति है, दोनों डॉक्टर है, दोनों अच्छे बीकॉम पढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है दोनों में नॉलेज अलग। एक व्यक्ति जो बीकॉम किया उसमें अकाउंट्स का अच्छा नॉलेज हो, दूसरे में ना हो। एक व्यक्ति जो एमबीबीएस किया उसमें अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो, दूसरे में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जो हमारा दक्षता है या व्यक्तिगत कौशल जो है, इसका भी होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रबंध एक अभ्यासात्मक विषय है, ठीक है। प्रबंध में निरंतर सुधार की संभावना होती है। प्रबंध जो है परिणोमुख क्रिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसलिए प्रबंध को क्या बोला जाता है, कला बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, प्रबंध को एक पेशा के रूप में भी देखा जाता है। पेशा का मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन किसको बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल नॉलेज को, पर्सनल स्किल को सेल करने का काम करता है, उस स्किल से दूसरे को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है, और उससे उस सेटिस्फेक्शन से अपना कुछ पैसा पा रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, तो उसी को बोलते हैं पैसा। जैसे डॉक्टर क्या करता है, अपने नॉलेज को बेच रहा है। एक वकील क्या कर रहा है, अपने नॉलेज को बेच रहा है। एक सीए क्या कर रहा है, एक सीए डॉक्टर, ठीक है, या तो हमारा जो है एक लॉयर, ठीक है, ये एक टीचर, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, अपने स्किल्स को बेचते हैं, ठीक है, अपने स्किल को बेच रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, पेशा शब्द से अभिप्राय जीविकोपार्जन, उपार्जन की एक ऐसे कार्य से है जिसमें अपना विशिष्ट ज्ञान समर्पित होता है, जिसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक है तथा विशिष्ट
जिसकी प्रविष्टि एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, पैसा का मतलब हो गया अपना व्यक्तिगत जो स्किल है, गुण है, उसको बेच के पैसा कमाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैसा। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी जो है इसको एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग क्या है अपने स्किल्स को बेचते हैं। ठीक है, और उससे उनका अर्निंग होता है। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उन लोग मैनेजमेंट जो उन लोग का डायरेक्टर वगैरह वो क्या कर रहा है, अपने स्किल्स को ही तो सेल कर रहा है। ठीक है, अपने स्किल को सेल कर रहा है, अपने स्किल्स को यूज कर रहा है, उसी के बदले में तो उसको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि वो भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज नॉलेज या विशिष्ट ज्ञान का जरूरत होता है। यहाँ पर भी औपचारिक प्रशिक्षण के आधार पर प्रतिबंधित प्रवेश होता है। ठीक है, इसका प्रतिष्ठित संघ होता है, आचार कोड ऑफ इसका कंडक्ट अपना होता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें भी फीचर पाया जाता है, इसका भी अपना एथिकल कोड होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को भी इसकी ये प्रोफेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और प्रिंसिपल का जरूरत होता है। आर्ट्स इसलिए स्किल, क्रिएटिविटी, सिचुएशन, स्पेशलाइज्ड स्टडी, एसोसिएशन और इथिकल जो है इस चीज का जरूरत है यहाँ पे प्रोफेशन में होता है। तो ये सारा चीज था, इसलिए अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन या एक पेशा के रूप में देखते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे कवर किए। अभी तक जो जो टॉपिक हम लोग कवर किए ना, ये सारा कुछ हमारे एग्जाम में रेगुलरली पूछता है। होपफुली सबसे तुम लोग को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रबंध के स्तर या लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा मैनेजरियल पोस्ट होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये जीएम है, ये मैनेजर है, ये एएम है, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर। ठीक है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई अकाउंट्स ऑफिसर होता है। ठीक है, इस तरह का टर्म हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक का फिर जो होता है रोल अलग होता है, हर एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। ठीक है, हर एक पर्सन का अकाउंटेबिलिटी अलग होता है। ठीक है, हर एक पर्सन का टारगेट अलग होता है। अब हर एक पर्सन का सैलरी भी अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बड़ी संस्था में अनेक प्रबंधकीय पद होते हैं, सभी एक टाइप का मैनेजरियल पोस्ट होल्ड कर रहा होता है। और इन पदों को उनका जो अधिकार होता है या जो स्थिति होता है, स्टेटस होता है, इसके आधार पर तीन श्रेणी, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जो प्रबंधकीय पद होता है, विभिन्न प्रबंधकीय पद, मैनेजरियल पोस्ट जो होता है किसी संस्था में, उसको उनके अधिकार और स्थिति के आधार पे तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी को प्रबंध का स्तर कहा जाता है। इस प्रकार प्रबंध के स्तर जो होता है संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के बीच उनके दायित्व, अधिकार और स्थिति के आधार पर सीमांकन को व्यक्त करता है। जो उसके बीच जो एक लाइन होता है, ठीक है, उस चीज को प्रबंध का स्तर जो है ये बताता है। ठीक है, समझ में आया प्रबंध का स्तर का मतलब? प्रबंध का स्तर का मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजरियल पोस्ट है, जो विभिन्न प्रबंधकीय पद हैं, उनको उनके अधिकार, उनके स्थिति, उनके दायित्व, ठीक है, उनके उत्तरदायित्व के आधार पर क्या किया जाता है, तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। जो पहला ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टॉप लेवल, शीर्ष स्तर। शीर्ष स्तर में कौन आता है, जैसे सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होता है, इसका मेनली काम होता है नीति निर्माण का, बाहरी प्रतिनिधित्व। ठीक है, आप खुद को अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे, ठीक है, कंट्रोलिंग का। ठीक है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेनली ये सब काम होता है। दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है एचओडीज वगैरह किसी कॉलेज के, किसी बैंक का ब्रांच मैनेजर वगैरह, अगर बैंकिंग सेक्टर में बात करें, कॉलेज वगैरह में बात करें तो वाइस प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी वगैरह में। ठीक है, तो ये सब चीज जो होता है ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसका कार्य होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा योजना बनाया गया है, जो नीति निर्धारित किया गया है, उसको उसका मतलब उसको यूज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, योजनाओं का कार्यान्वयन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, योजनाओं का कार्यान्वयन, समन्वय। ठीक है, ये सब मतलब जो हमारा हर एक इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहा है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर जो निचला, सबसे निचला लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है।
इसमें मेनली सुपरवाइजर वगैरह आता है, फॉरमैन वगैरह आता है, या टीम लीडर वगैरह आता है। ये क्या काम करता है, ये मेनली जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसको उससे ये काम करवाने का कार्य करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मेन काम होता है प्रत्यक्ष संचालन, निर्देशन और प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेट कर, ये सब इसका मेनली काम होता है कि जो हायर लेवल से इंस्ट्रक्शन मिला है वो काम करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर आ जाता है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य को थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, अप्रोक्स ये 1 आवर का वीडियो है, बट इस 1 घंटे में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का कवर हो गया इस वीडियो में 1 घंटे में। ठीक है, तो तुम लोग को अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रबंध के कार्य के बारे में बात करें। ठीक है, तो प्रबंध के कार्य में मेनली 5 कार्य आता है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण जिसको बोलते हैं स्टाफिंग, और निर्देशन। ठीक है, और लास्ट आता है कंट्रोल। नियोजन का मतलब, नियोजन जो ये फर्स्ट कार्य होता है मैनेजमेंट का, ये क्या करता है, ये प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। नियोजन में हम लोग ये फिक्स करते हैं कि हम लोग को क्या टारगेट अचीव करना है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की दिशा को इंगित करना, प्लान करना कि इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना है। यह एक बौद्धिक क्रिया होता है। बौद्धिक क्रिया मतलब इसमें सोचना, सोचने वाला काम होता है। ठीक है, जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, कठिनाई आ सकता है, और उपलब्ध विकल्प आदि के अध्ययन पर आधारित होता है। ठीक है, ये सब चीज जो हमारा है ये प्लानिंग का काम है। इसको, नियोजन को हम लोग बोलते हैं भविष्य का पुनः पूर्व निर्णय लेना या पूर्व निर्धारण करना। ठीक है, यही हमारा नियोजन जो है इसको बोला जाता है। ये सब जो है ना हम लोग आगे वाले चैप्टर में जब करेंगे वहां पे डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, नियोजन किसी कार्य, ऐसा कार्य जो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को आवश्यक सामग्री के रूप में व्यवस्थित रूप से सेवा प्रदान करता है। फिर आता है संगठन। संगठन में क्या हो गया, जो हमारा प्लानिंग हुआ, ठीक है, उसके लिए जो संगठन का तात्पर्य है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित करना, संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब समझ में आ रहा है। हम लोग देखते हैं ना, रूम हमारा मान लो क्या है, सामान इधर उधर फेंका हुआ है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सही चीज को सही जगह पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ वही मीनिंग है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि हर एक संसाधन को सही जगह पे लगाना। ठीक है, हर एक व्यक्ति को सही जगह पे लगाना, उसको सही अधिकार दे देना, उसका उत्तरदायित्व फिक्स कर देना। ठीक है, संगठन का तात्पर्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित करके उसे संबंधित अधिकारी को सौंपना एवं उनके अधिकार एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करना, यही सब चीज जो है इसी को बोलते हैं संगठन। फिर आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण कार्य में उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है एवं उनका विकास करना तथा उन्हें समय समय पर बनाए रखना जब तक कि वो संगठन में उपयोगी बने रहे। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टरिंग या लीडिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशन अथवा नेतृत्व करना। नेतृत्व करना का मतलब हो गया जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसको मार्गदर्शन देना कि तुम ये सब काम करो। ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए और उनके प्रयासों से संबंधित है। निर्देशन में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संपर्क और उन्हें नेतृत्व प्रदान करना तथा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निर्देशन। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो हमारा उद्देश्य सेट है, उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में उपयुक्त प्रवृत्ति की जा रही है या नहीं, इसे जांचना, और यदि उसमें कोई विचलन है मतलब कोई डिविएशन, तो उसे ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। ठीक है, अभी हम लोग इसको पहले भी समझे। निर्देशन, नियंत्रण का अर्थ है अधीनस्थ को निर्णय, अधीनस्थों के निर्णयों की जांच करना। ठीक है, वो जो काम कर रहा है उसको देखना। फिर आ जाता है समन्वय। समन्वय का मतलब है जो हमारा सामूहिक प्रयास है और क्रिया को एक दिशा की ओर ले जाकर सामान्य उद्देश्य प्राप्त करना। ठीक है, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों, जो विभिन्न व्यक्ति है, उसका प्रयास का सुव्यवस्थित करना एवं एकीकृत करना समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है तथा संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों प्रयत्नों में तालमेल बनाए रखती है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया समन्वय। समन्वय जो है जानबूझकर किया जाता है, सतत प्रक्रिया सर्वव्यापी है, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा तुम लोग कर लेना, ठीक है। हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर का जो सारा टॉपिक था इसको यहाँ पे कवर कर दिए। होपफुली इस वीडियो से तुम लोग को जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो था, बट यहाँ पे पूरा हम कवर किए। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कट थोड़ा स्टॉप करके फिर से एक बार देखना, समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करना, ठीक है, रिप्लाई करके तुम लोग को उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।